सबका स्वागत है। एक मिनट पहले हमारा जो हाईकोर्ट में कुछ हुआ उसका अपडेट लेते हैं। हमारे वकील साहब अभी ज्वाइन हो रहे हैं। सुनील भाई ज्वाइन हो जाओ। सुनील भाई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अरे आप पहले थोड़ा बात करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा जो हाईकोर्ट में था उसका क्या हाल है, और उसी आधार पर आज हम अपना टॉपिक आगे रखा है, तो उस पर ही हमारा आगे की डिस्कशन शुरू होगा। सुनील भाई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले हफ्ते हमारी हियरिंग हुई थी 45 डेज का, हमारा जो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस था उसमें, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट को और एक मौका दिया गया है, वेरी शॉर्ट डेट, नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर लग रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट को रिप्लाई करना है कोर्ट में कि उन्होंने जो 3 कमिश्नर अपॉइंट करने थे उसका क्या किया उन्होंने। और दूसरा, उस हियरिंग के दरमियान मैंने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की थी कि 3 कमिश्नर्स की वैकेंसी तो है, लेकिन 3 एडिशनल पोस्ट भी क्रिएट करने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है, और जो फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, रीसेंट सेंट्रल इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका भी रिकमेंडेशन है कि 3 एडिशनल पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब ने ये अश्योरेंस दिया है कि पहले 3 वैकेंसीज को भरने दिया जाए, और उसके बाद में वो 3 एडिशनल क्रिएशन ऑफ पोस्ट के बारे में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ तक की बात हुई है, और अगली हियरिंग अभी 20th को है, वेडनेसडे को। 10 दिन का मौका दिया है। हाँ, लेकिन जिसका फाइनल हियरिंग उसका हुआ उसका बता दीजिए ना। हाँ, ओके। फाइनल हियरिंग इसका हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो हमारी पेंडिंग थी वो, और वो केस डिस्पोज ऑफ हो गया है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट रिमेन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर हियरिंग, क्योंकि वो शाम को 4:30 बजे लगी थी, और उसमें ये डिसाइड हुआ है कि एक कमेटी बनेगी, जो कि हमने मांगा था हमारे फर्दर सबमिशन में, रिटर्न सबमिशन में। एक कमेटी बनेगी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ये कमेटी के अंदर तय करेंगे कि कोविड के बाद में कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, और उसमें हमारे जो फर्स्ट पिटिशनर है श्री शैलेश गांधी जी, उनको इनपुट्स देने के लिए कोर्ट ने कहा है, जब ये वो कमेटी फॉर्म होगी तब। और वो कमेटी फॉर्म होने के और कोर्ट ने कहा है कि प्रेफरेबली 2 महीने के अंदर उन्होंने अपना रिपोर्ट जो सबमिट करना है कोर्ट में। तो फिलहाल उसका स्टेटस ये। ठीक है, धन्यवाद सुनील भाई। जी। अब हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं, जो कि अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आया। गवर्नमेंट ने कहा कि हमें ये जो सारा जायजा लेने के लिए कुछ टाइम चाहिए, लॉ डिपार्टमेंट हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, या और कुछ भी हो। बात तो सही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो जायजा वो अब ले रहे हैं, उसकी शुरुआत 2011 को हुई थी। 2011 में हमारी ई गवर्नेंस पॉलिसी आ गई, जो मैंने अपने ईमेल पर शेयर भी किया है। जो कुछ भी उन्होंने अभी कहा है वो सब कुछ उस पॉलिसी में है। तो फिर अब फिर से जायजा, फिर से कोर्ट को ये बताना, ठीक है। हम जैसे सुनील भाई बता रहे कि हम फिर से इंटर में एप्लीकेशन करेंगे कि ये हुआ नहीं सब कुछ, लेकिन अब 10 साल के बाद भी अगर हम वही स्क्वायर वन पर है, तो हमें क्या करना चाहिए। और उस पॉलिसी के बारे में मैं थोड़ी देर में पॉलिसी दिखा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबने पढ़ी होगी। लेकिन पहले झगड़े साहब से शुरू कर देते। 10 साल बाद झगड़े साहब फिर भी हम स्क्वायर वन पर हैं। उस पॉलिसी में लिखा है कि सब कुछ होना चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हुआ। और ये अगर ऐसे होता रहा तो कब तक चलता रहेगा ये। नहीं, आप तो एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इसको तो कोई पॉलिसी की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर में कुछ करना है तो क्या पॉलिसी बनाते नहीं, इमीडिएटली जो कुछ मार्केट में है वो अडॉप्ट करते हैं। तो अभी ई गवर्नेंस आया है, सब सॉफ्टवेयर आए हैं, सब आया है, तो उसके पॉलिसी की क्यों करना है? वो तो उन्होंने इमीडिएटली अडॉप्ट करना है। अगर मुझे व्हाट्सएप यूज करना है या कोई यूज करना है तो मैं क्या पॉलिसी का खुद के लिए क्या ही नहीं करता हूँ, मैं शुरू कर देता हूँ। वैसे गवर्नमेंट के करना चाहिए। इसकी वजह एक है, उसको मैं बीसीएमपी बोलता हूँ। सीएमपी जो होता है वैसे बीसीएमपी है, यानी ब्यूरोक्रेटिक कॉमन मेंटल पैरालिसिस। ये बहुत बड़ी बीमारी ब्यूरोक्रेसी को है, बीसीएमपी।
वो इनको इतना पैरालिसिस हुआ है ना, कुछ ये नहीं है, कुछ अगर करना है तो उसके ऊपर सोचेंगे। अगर खुद को कुछ करना है, अगर खुद को कुछ ज़ूम यूज़ करना है या कुछ करना है, वो बहुत सारे एट इंडिविजुअल लेवल वो बहुत अच्छे काम करते हैं ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर। पॉलिटिशियंस को मैं इसमें ज़्यादा दोष नहीं दूँगा, ये ब्यूरोक्रेसी का है। अभी इसमें अगर कोई चीफ मिनिस्टर को पूछेंगे कि करना चाहिए, कि वो बोलेंगे करना है, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये आखिर कहीं जो ब्यूरोक्रेटिक जो ये है मेंटल पैरालिसिस है, वो कैसे हट जाए ये मुझे समझ में नहीं आता। अभी देखिए एक घटना जो घटी है कि 10 इन्फेंट्स मर गए इसमें, तो उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप ये जो यहाँ से बैठे हैं सचिव या सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इनका ये सब प्रॉब्लम है कि ये कंट्रोल में नहीं है। इनको वो मेंटल पैरालिसिस हुआ है, सिस्टम पैरालिसिस हुआ है। तो ये जब तक नहीं होता, अभी ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत है? बाकी सब तो चल रहा है ऑनलाइन। अभी दिल्ली उनके सब मीटिंग्स ऑनलाइन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ऑनलाइन सीएम से बात कर रहे हैं। और ऑनलाइन का क्या चाहिए, इसमें क्या होना है? उसमें तो मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि ये ना कहीं ये बीमारी जब तक है वो चलते रहेगा, और ये बीमारी कैंसरस बीमारी है। मैं अंदर की बात बोल रहा हूँ कि कोई नहीं, चलो कुछ बोलना है तो चलो हम इसके ऊपर कुछ करते हैं। जैसे कि आपने ओपन डे किया था आरटीआई का, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई बाद में, क्यों? तो नहीं इसमें ऐसे कुछ बात करनी है। तो ये कहाँ से आता है? तो ये बीमारी से आता है। ये जो मेंटल पैरालिसिस है, कॉमन मेंटल पैरालिसिस, वहां से वो आता है। वो उसके लिए क्या करना है, ये फोरम ने डिसाइड करना है। ये ब्यूरोक्रेसी का ये जो है वो इनको कोर्ट को बोलना पड़ेगा, ये गलत है। ये सब चल रहा है तो 10 साल के तो आप तो वो तो रेगुलर पॉलिसी बता रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसी की भी जरूरत नहीं, ऐसा मेरा मानना है। शैलेश भाई, अब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आपने ये पॉलिसी झेली भी है। जब आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट खुद भी किए थे। लेकिन वाकई इतना मुश्किल है, इतना बार बार करना। जो मेंटल पैरालिसिस, ये पैरालिसिस को खत्म करने के लिए क्या होता है? क्योंकि हाईकोर्ट ने आपको बोला कि आप कुछ इनपुट दे उसमें, तो आपको आपके क्या इनपुट्स रहेंगे? मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह से कारोबार चलता है, इसको पूरे को चेंज कर सके तब तो बहुत भगवान की मेहरबानी। बट फिलहाल इसके लिए ये एडॉप्ट करें कि भाई जो आपके पास है वही हम कह रहे हैं, हमको और कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हम कुछ और कहेंगे तो और 2 कमेटी का जन्म हो जाएगा। सब कमिटीज बनती रहेंगी। 2030 में यही बात करेंगे। आईटी डिपार्टमेंट ने एसओपी निकाला है। मेरे ख्याल से वो एसओपी कवर करता है जो कुछ करना है। वे आपने एसओपी निकाला, बहुत अच्छा। और प्रहलाद कचरे जी ने बताया कि आपले केंद्र के सेवा केंद्र 28,000 है महाराष्ट्र में। 28,000 सेवा केंद्र है जहां पे कंप्यूटर्स है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, शायद प्रिंटर्स भी है। शायद कुछ में वेबकैम नहीं होंगे। वेबकैम 500 रुपए का आता है। तो मेरे ख्याल से वो हमें सजेस्ट करना चाहिए कि भाई आपके सजेस्ट मतलब नया कुछ नहीं करना है। जो आपके आपले सरकार के सेवा केंद्र है, वो एप्लीकेंट्स को या सरकारी अफसर, पहले तो सब दफ्तरों में कंप्यूटर्स हैं, जहां भी एपेलेट अथॉरिटी कोई भी बैठता है, पर आरटीआई की बात करें या कोई भी अपील की बात करें, तो उसको ज्यादा से ज्यादा एक वेबकैम लगाने की जरूरत होगी, जो 500 रुपए से कम। कचरे साहब तो बोलते हैं कि 250 रुपए में हो सकता है, तो मेरे हिसाब से 500 से कम में तो जरूर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि उतना ही हम सजेस्ट करें कि आपके आपले सरकार सेवा केंद्र को डायरेक्टिव्स दिए जाएं कि इसका भी काम वो करें। उतना किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, मोबाइल फोन पे भी हो सकता है। और आईटी पॉलिसी ने जो बनाया है उसमें भी कहा है कि मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, किसी पे भी हो सकता है। तो हम उसको एक्सेप्ट करें, माने कि भाई आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है, अभी इसको आप सिर्फ अपने सरकार के सेवा केंद्र को इतना आप इंस्ट्रक्शन दे दो। उससे ज्यादा कहेंगे तो शायद और कमिटीज का जन्म होगा। हाँ शैलेश भाई, कमेटी का जन्म तो हो चुका है। आप उस कमेटी में ये कमेटी को ये सजेशन दे, और मेरे ख्याल से सब पिटिशनर्स दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको बोला है उन्होंने, लेकिन आपको खास बोला अलग है। हाँ, लेकिन मैं सबसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये इतना मुश्किल होता है? जब गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया, सारे व्यवहार, आर्थिक व्यवहार अब फोन पर आ गए,
वहाँ तब वहाँ नहीं देखा गया कि कितने लोगों के पास फोन है, कितने लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कुछ नहीं देखा गया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन नहीं, कुछ हद तक ये विजय, ये कुछ हद तक कोर्ट की भी बीमारी है। कोर्ट जो आप और मैं समझते हैं, कोर्ट नहीं समझता है क्या? कोर्ट को मालूम नहीं है, ये आदेश तो कोर्ट दे रहा है। हम सबको, कोर्ट को ये आदेश देने की जरूरत ही नहीं थी। कोर्ट यही कह सकता था जो आप कह रहे हैं। झगड़े साहब बोलना चाहते, लेकिन शैलेश भाई, उससे पहले कोर्ट ने खासकर आपको पॉइंट आउट करके आप पर उंगली रख के बोला है कि आपके फर्स्ट पिटिशनर तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, क्या उनको पता नहीं गवर्नमेंट का कामकाज कैसे चलता है? झगड़े साहब। नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जैसे कि शैलेश भाई ने कहा कि वो जो है कि सेवा केंद्र करे या कैम ले, वेब कैम ले, ये चीजें क्या है कि ये अगर ये रीजन देने रहे तो उसको 100 रीजन रहेंगे। अभी ये जो ऑफिसर्स है, ये उनके बच्चों के साथ अमेरिका में जो पढ़ते हैं या उनके पोते हैं, उनके साथ तो वो दिन भर बातें करते रहते हैं इसके ऊपर, ये सब हैंडसेट के ऊपर। तो ये वजह नहीं है, ये कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ कि ये कुछ नहीं है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई सुविधा, ये nothing is lacking, absolutely nothing is lacking and it is available since last 10 years, आज के नहीं है। तो और इतना पैसा है, और जो भी है उनमें ऐसा है कि पेटी कैश रहता है हर एक के ऑफिस में, वो कहीं भी जाके वो खरीद करता है, उसको टेंडर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है। यानी वो सवाल ही नहीं है। सवाल कहाँ है? वो मेंटल प्रोसेस का है, जो कोर्ट को समझाना है कि आप जो बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, ये है, आपके ऊपर डाल रहे हैं कि शैलेश भाई जी को मानने है कि गवर्नमेंट की प्रोसेस चलता है। क्या चलता है गवर्नमेंट की प्रोसेस? ये अभी के हम क्या 17th और 18th सेंचुरी के प्रोडक्ट्स है क्या ब्यूरोक्रेसी? अभी हम 21st सेंचुरी के प्रोडक्ट्स है, तो उसमें वो चलना वो रास्ते को, मुझे लगता है कि उनको भी बताना भाई कि आपको कि ये जो चीजें है वो आपको कहीं तो गुमराह कर जा रहा है ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ, कि इसको एक सिस्टम होती है। क्या सिस्टम होती है गवर्नमेंट की? जो कुछ बुराई होती है तो वहां तो आप तो सिस्टम के बारे में कुछ बोलते नहीं है, लेकिन कुछ नया करना तो उसमें सिस्टम होती है। इसमें कुछ सिस्टम नहीं है, ये कोर्ट को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, लेकिन दत्तात्रेय दळवी जी से हम जानना चाहेंगे कि दळवी जी, क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब क्या जो गवर्नमेंट कहता है या ऑफिसर्स कहते हैं कि लोगों के साथ चर्चा करनी पड़ेगी, क्या इतना मुश्किल काम है कि अगर ये समझो सारी चीजें ऑनलाइन कर दी तो आम लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि सेवा केंद्र में जाते और फॉर्म भरते, सेवा केंद्र में जाते और अपने सब जाते हैं, तो अगर जिनको जाना है, जिनको कुछ नहीं आता, उनको भी फैसिलिटी अपने आप अवेलेबल है, तो क्या इतना मुश्किल है ये चीज? मुश्किल नहीं है, ये चीज काफी इजी है, क्योंकि ऑलरेडी अभी ग्रामीण में भी आप देखोगे तो हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया है और हर एक जन नेटवर्क में है, तो ये हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ है कि लोगों को ये सब सुविधा ऑनलाइन है यही मालूम नहीं है, अगर ग्रामीण में आप सोचोगे तो। और हर एक ग्राम पंचायत में उन्होंने ऑपरेटर्स रखे हैं, तो जो ग्रामीण जो इसकी सेवा है ग्राम पंचायत की, वो तो दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते। कॉन्फ्रेंसिंग का आप कहे तो मैंने सब तहसीलदार को जो अपना रिजल्ट आया था, वर्डिक्ट आया था, वो भेज दिया था, लेकिन कोई भी वो कर नहीं रहा है और हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन कितना करेंगे वो भी है, अभी कितना डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। कठिनाई अभी यही है कि पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो सरकारी बाबू है या जो अधिकारी है वो कुछ कर नहीं रही है, तो इसमें मुझे तो लगता है पूरा अवेयरनेस करके पीछे पड़ के करना पड़ेगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी मैं जो अभी पुरवठा के पीछे पड़ रहा हूँ, तो अच्छी बात ये होगी कि हम लोग को इंस्पेक्शन चालू कर दिया, उन लोगों ने हमारी टीम को 12 जन को इंस्पेक्शन चालू कर दिया। अभी हम लोग वो आरटीएस का जो ऑनलाइन सब कुछ है, ये करो ऑनलाइन करो, तो वो नहीं हो रहा। वो सेवा केंद्र वाला क्या करता है कि जो भी ये तहसीलदार जो बोलेगा वही करता है, ऐसा सब उनका इंटरकनेक्टेड है। तो गड़बड़े अवेयरनेस करेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। ठीक है दळवी जी, अवेयरनेस की बात मैं फिर से आपको बोल दूं, जब डिमोनेटाइजेशन आया तब अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों को उसमें धकेल दिया गया और सब लोगों ने वो मान भी लिया। ठीक है, एक ग्रामीण बात की बात की, अभी अब शहरी बात की बात करते।
जहाँ कनीज सुकरानी जी हमारे साथ है। कनीज पूर्णा के एक अच्छे एक्टिविस्ट है, उन्होंने कुछ पीआईएल कर दिए, नागरिक चेतना मंच की मेंबर भी है, उनके भी कुछ पीआईएल पेंडिंग है। लेकिन कनीज जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये सिस्टम चलते है? ये लोगों को गुमराह करना हमेशा उनको अच्छा लगता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोर्ट भी हो। कनीज जी। तो नमस्कार एवरीवन। पीआईएल्स तो कंटेम्प्ट पिटिशंस है 2। 1 साल से कोर्ट ने सुनवाई का मौका ही नहीं दिया है। अच्छा, दूसरी बात है, जो प्लेटफॉर्म्स है आपले सरकार और वो, आज मुझे 3 साल के बाद क्लोजर आ रहा है, ये हिसाब किताब है। और ब्यूरोक्रेट्स तो आप पूछ ही नहीं लो। यू हैव टू बी actually I'm communicating since last 10 months on email, because as per doctor orders I'm not supposed to go here and there. So during COVID I'm doing it. Okay, they've appointed a deputy secretary at CMO office. He forwards it, and then I get really rude that are you there to do some work or to just take salary and sit down and push files from here to there. तो अभी लास्ट 2 हफ्ते से उनके रिप्लाईज आ रहे, मींस इट्स क्रॉलिंग बैक। बट आपले सरकार पुणे का तो छोड़ ही दो, जो अपना पुणे केयर्स जो बोलते पीएमसी केयर्स, बट देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी लेफ्ट एनीमोर। सो यू हैव टू बी रूड टू गेट अ रिस्पॉन्स। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। विनीता जी, तुम्हें आप तो दोनों तरफ से देखती रहती हो हमेशा कि क्या चल रहा है, लेकिन क्या ये इनका नेक्सस है जो ब्यूरोक्रेसी के नेक्सस मैं कहूँगा, उनका ही कुछ बिजनेसमैन के साथ या बिजनेस पर्सन के साथ, उसी वजह से रोका जा रहा है? क्या वजह हो सकती है कि इस पर विरोध हो रहा है? हो सकता है कि इससे काम अच्छा हो, काम जल्दी हो, लोगों को काम ऑनलाइन हो जाए। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये कहती है कि जहां तक हो लोगों को ऑफिस तक आने की जरूरत ना पड़े, इससे ट्रैवल बचेगा। बहुत सारे कारण उस पॉलिसी की है, फिर भी ये नहीं हो रहा है। उनको लगता है, उनको पता है कि ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कारण होगा? Yeah, thank you. Basically, I think that the government officers, anybody, whether it's the bureaucrats or the babus lower down, they want hurdles. उनका वो mental conditioning है कि hurdles है तो वो citizen को he does not get information fast. That is their first mindset. And they want to go on prolonging, and I'm surprised that they have been given 2 months to form the committee and come out with a solution. So the main thing is that wasting time, not to be transparent, and keeping the citizen on the edge. These are the 3 things that they are used to. Otherwise, the 2011 वो policy का जो PDF आपने भेजा है, उधर it is written very clearly under the 3 applicability of the policy that RTI Act certainly comes under this transparency and online. So there is no need to wait. I don't know why there should be any need to wait and form a committee. I think we should push them and tell them this 2011 policy is good enough that you need to start it in 24 hours and not take 2 months. That is my opinion. थोड़ी सी गलती ये हो गई इसमें कि 2 महीने अभी नहीं दिए। पहले गवर्नमेंट सब स्टेक होल्डर से डिस्कशन करेगा, फिर वो कमिटी करेंगे, और उसके बाद वो कमिटी प्रेफरेबली 2 महीने में देगी। तो 2 महीने में ये नहीं है, ये 2 साल कितना भी चल सकते हैं। तो इसमें deliberate procrastination. ठीक है, सुनील भाई कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद दरवी जी। सुनील भाई क्लैरिफाई करती, ये 2 महीने पोस्ट कोविड के लिए है, तो अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो ये 2 महीने बिजनेस को कंटिन्यूइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोस्ट कोविड। लेकिन सुनील भाई आपकी आवाज आपसे पूछना चाहूंगा, ये पोस्ट कोविड के बाद ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग कोविड कहाँ शुरू हुआ है अब तक? हाँ, तो पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था, ये 2 मेरी आवाज ठीक आ रही होगी अभी? अभी आ रही है। हाँ, माइक्रोफोन चेंज किया मैंने। पहली बात तो ये जो कमिटी फॉर्म हुई है पोस्ट कोविड के लिए हुई है,
एक बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिए, तो उसके लिए समय है, पता नहीं कोविड कब तक हमारे साथ में। दूसरी बात ये आपने जो प्रश्न उठाया कि फिलहाल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो एक अलग प्रश्न है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही है इसको आगे लेके जाने का कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मेरे ख्याल से हमारे सारे लोगों की शिकायत एग्जीक्यूटिव के ऊपर है। लेजिस्लेशन तो करेक्ट है, कानून तो सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न है, तो जुडिशरी के पास ही जाना है। ये पता नहीं प्लेटो के जमाने से कितने सालों से यही एक सिस्टम अवेलेबल है। बेस्ट वे फॉरवर्ड इज गो बैक टू जुडिशरी। अब उसको हम जा सकते हैं वापस इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन के थ्रू, जिसको आईए कहते हैं पॉपुलरली। और कोर्ट के पास जाने के लिए आपको इमोशनल एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकल एस्पेक्ट होना चाहिए। मेरा हमेशा से मानना है कोर्ट में अपियर होना है तो छोटे बच्चे जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रिपरेशन लगता है। बहुत ही साइंटिफिक होना चाहिए, बहुत ही कैलकुलेटेड होना चाहिए, और हमारे पास डेटा होना चाहिए। आप किस आधार पे मुझे बता सकते हैं कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग सो? मैं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे ईमेल्स आए कि हमारा ये नहीं हो रहा है, और मैंने कुछ आरटीआई, जब मुझे कोर्ट में उस ईमेल को लेके जाना है तो मेरे पास ठोस डेटा होना चाहिए, क्योंकि ये तो हियर से होता है। अगली बार के लिए, अगली बार हम सबने जो आरटीआई किए उसका, क्योंकि कल आप कोर्ट में नहीं थे, लेकिन मैंने कुछ मेरे पास कोऑपरेटिव का डेटा है, और मैं बाकी सारे का एक शायद 1-2 हफ्ते में आ जाएगा, तो वो विजय जी मैं मेरी आरटीआई का रिजल्ट भी बताना चाहता हूँ, सबके लिए शेयर करना। मैंने 2 आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी लास्ट मंथ के एंड में, एक बॉम्बे कलेक्टर और एक थाने कलेक्टर से। बॉम्बे कलेक्टर का तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। थाने कलेक्टर ने बोला कि हमको अलग अलग ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, पोर्टल में ऐसा लिखा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम एप्लीकेशन रिटर्न कर देते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने फर्स्ट अपील की कि भाई कम से कम 5(4) और 6(3) के तहत उसको या तो फॉरवर्ड करना चाहिए था या असिस्टेंस लेके देना चाहिए था, और कम से कम जो कलेक्टर के ऑफिस में कौन सी जुडिशियल हियरिंग्स है उतना तो बताना चाहिए था। फर्स्ट अपील का जवाब 2 दिन में आ गया, सुपर फास्ट। और वो क्या जवाब है, पागल हो जाऊंगा। वो कहते हैं कि डीओपीटी का एक ऑफिस मेमोरेंडम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप स्टेट गवर्नमेंट की आरटीआई नहीं ट्रांसफर कर सकते और स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर को नहीं। तो अभी आप स्टेट गवर्नमेंट को, मैंने सेंटर कहाँ आया मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा बकवास ऑर्डर दिया है। अब रूट क्या है, 2 साल तक या तो कमीशन में सेकंड अपील में जाओ। बॉम्बे कलेक्टर क्या करेगा मैं नहीं जानता हूं, मगर अगर ये हुआ, अगर ऐसे सब लोगों ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, वो कर नहीं रहे, बट नहीं कर रहे ये बताना नहीं चाहते, इसके लिए ऐसा बकवास जैसा वो जवाब दे रहे हैं। दूसरों का कुछ अनुभव हुआ तो लेट्स शेयर। Sunil ji, I just want to make one point that the report of the performance of Information Commission's 2019-2020 clearly shows that this has not been implemented. So that is also, I think, a source for your, further thing in the court. ठीक है, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन से पहले हमारे पास टाइम है तो हमारे जवाब भी आ जाएगा। दलवी जी 1 मिनट रुकिए, सुनील भाई कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आप बोलिए। मैं गांधी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी जो लीगल बैटल होती है वो एक क्रिएटिव बैटल होती है, इनोवेटिव बैटल होती है, और कानून में जब एक रास्ता बंद होता है तो 100 खुलते हैं, ये मान के ही हम चलते हैं। तो एक ही रास्ता बंद हुआ है, 99 और खुल जाते हैं उसकी वजह से। तो अभी प्रश्न आपके इसमें यह है कि आपने फर्स्ट अपील की, उन्होंने अपने खुद के डिपार्टमेंट का नहीं दिया, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सेक्शन 2J में इंस्पेक्शन मांग लें? इंस्पेक्शन तो मना नहीं कर पाएंगे, जब हम फिजिकली वहां पे जाते हैं, या आप शायद ना जाए तो कोई और डेप्यूट कर दे, और कहीं आप अपना कॉज लिस्ट दिखा दो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का और फिजिकल हियरिंग का। कॉज लिस्ट से हमको पता चल जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है या फिजिकल हियरिंग हो रही है, क्या एग्जैक्ट। वो तो बोल रहे हैं कि हम देंगे ही नहीं इसका। फर्स्ट अपील अथॉरिटी का ऑर्डर ये है कि आपने सेंटर को किया है, स्टेट को करिए। अभी मैं क्या इसका जवाब दूं? नहीं तो हम इंस्पेक्शन मांगेंगे तो ऐसा जब फिजिकली दूसरा आरटीआई करना पड़ेगा। हाँ। ये आरटीआई तो फर्स्ट अपील के स्टेज पे खत्म हो गया है यहाँ कहानी। हाँ, तो वो इटरेटिवली तो कोई यंगर आदमी कर ले फर्स्ट आरटीआई, वापस थाना कलेक्टर में कोशिश कर ले। मेरा सर कोर्टों में यही अनुभव रहा है, वाला कर ले। मेरा कोर्टों में यही अनुभव रहा है, और मैं अभी स्पेसिफाई नहीं करना चाहूंगा किन केसेस में,
पर एक केसेस में कोर्ट ने मना करने के बाद में मुझे ये एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे बताया था और मुझे काफी अच्छी लगी उनकी एडवाइस, और मैंने उसी विषय को मैंने ऐसे ड्राफ्ट करके फिर से पेश किया और वो अप्रूव हो गया और आगे भी बढ़ गया और सक्सेसफुल भी हो गया। तो मैंने मानता हूँ कि लीगल फील्ड में थोड़ा सा क्रिएटिविटी अगर हम रखें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। बट हाँ, कोर्ट के पास वापस जाने के लिए, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन करने के लिए हमारे पास ठोस डेटा होना चाहिए। कुंभार साहब ने जो कहा ईमेल्स, तो एक लीगल फील्ड में एक कंसेप्ट होता है हियर से। तो हियर से का एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किसी ने कहा, हमने सुना और हम आपके पास आ गए, हमारे पास एग्जैक्ट क्या एविडेंस है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि साइंटिफिकली अगर हम डेटा कलेक्ट करें तो जरूर हमको सफलता मिलेगी, और मैं काफी पॉजिटिव हूँ इसके बारे में। नॉट कोविड पॉजिटिव, और भी लोग अगर करेंगे तो कुछ पॉजिटिव मिलेगा भी। सब लोग ऐसा करेंगे ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा भी बॉम्बे कलेक्टर का राह देख रहा हूँ। विनीता जी एक मिनट आपसे पहले मैं सुनील भाई से पूछना चाहूंगा। सुनील भाई एक काम कीजिए ना, आपको जो लगता है कि गवर्नमेंट से डाटा हमें चाहिए, उसका साइंटिफिकली वो कैसा हो, उसका एक आप अगर आरटीआई ड्राफ्ट करके दे देंगे तो मैं सब में सर्कुलेट करूंगा और हर एक अपने अपने तरीके से अपने अपने पब्लिक अथॉरिटी में वो मांगेगा। दत्तात्रेय दळवी जी और उसके बाद विनीता जी। सर, कोविड के बाद तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ है। अगर मैं देख रहा हूँ तो काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है और ये ऑनलाइन हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं। सर, दूसरा जो सर ने अभी बताया वकील साहब ने कि डेटाबेस पे काम करना चाहिए। अभी मैं एमएससीबी में काम कर रहा हूँ। एमएससीबी का पोर्टल है, ऑनलाइन लोग बिल भर सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि 80 to 90% ग्रामीण के जो लोग हैं वो ऑनलाइन बिल ही नहीं भरते। मतलब सर्विस है लेकिन यूज नहीं कर रहे। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो होगा नहीं। तो कुछ हमारी तरफ से भी प्रॉब्लम है, कुछ सरकार की तरफ से भी प्रॉब्लम है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। दत्तात्रेय जी, अगर लोग नहीं भर रहे तो उसको उनको ज्यादा तकलीफ नहीं, उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको सर्विस मिल रही है वो अगर खुद सर्विस लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लोग यूज करे ना करे, लेकिन वो फैसिलिटी होनी चाहिए। विनीता जी। Yeah, no, I didn't know whether I was heard before. Lekin I was just asking Sunil ji ki there is a Information Commission performance report 2019-2020 which shows that even during the COVID period, etc., that they have not done online hearings. Hardly all those statistics are there. So can that be a reference for the court? Because everything with data, graphs, and that shows that the implementation is not being done. That entire report shows clearly. मैडम थोड़ा सा मुझे इसमें प्रॉब्लम लगता है कि एसआईसी का डेटा हम गवर्नमेंट को देकर उनसे कुछ नहीं कर सके। एसआईसी पूरी अलग बॉडी है, उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं। क्यों सुनील भाई? हम क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज के विषय में गए हैं और एसआईसी शायद उसका एक हिस्सा है, एक अंग है, पर एसआईसी फिलहाल इंप्लीमेंट नहीं कर रही कि पहले नहीं कर रही। ये अभी की बात कर रहे हैं ना, अभी नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है। कोर्ट में हम वापस जाएंगे कि आज इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। Yeah, so there is a 2019 before COVID also the implementation was poor, and after COVID also it's poor. There's a comparison is there. So right now the implementation is not happening right now, presently. It's a very small percentage. I mean, I'm wondering whether that statistics is relevant. So I would require a very current statistics, today's data, for going to court, saying today it is not being implemented. So when you say today, this month, current. हाँ, झगड़े सर। उसमें मुझे सुनील जी से सिर्फ एक पूछना है कि ये स्टैटिस्टिक्स तो डायनामिक होता है और वो बोलेंगे कि आप स्टैटिस्टिक्स करो, कलेक्ट करो एंड देन यू कम टू अस और ऐसा प्रूव करो कि ऐसा नहीं हो रहा है करके। मुझे ऐसा ही कहना है कि हम अगर कोर्ट को गए कि जो आपने बहुत ओवर यूज्ड फ्रेज कोर्ट में यूज होती है कि रिस्पोंडेंट शुड बी पुट टू द स्ट्रिक्ट प्रूफ देयरऑफ दैट दे आर नॉट डूइंग ऑनलाइन, ऐसा करके तो गवर्नमेंट को तो शाम तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से कितने हुए, क्या हुआ है कुछ। ये यानी उनको इन्फॉर्मेशन कर, हमको इन्फॉर्मेशन करना पिटिशनर को बहुत डिफिकल्ट है, गवर्नमेंट को बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो कोर्ट शुड आल्सो बी सेंसिटाइज्ड कि दे आर एम्पावर्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दी फील्ड ऑफिसेस विद इन अ डे। अगर वो करता है तो फिर लेट देम कम ऑन रिकॉर्ड दैट वी आर डूइंग इट।
if they make a statement that we are doing 100% or 80%, let them do it. But at least this fact should be brought to the notice of the court. That I appreciate your point कि ये स्टैटिस्टिक्स से जाना पड़ता है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स हमारा एक्सटर्नल स्टैटिस्टिक्स है, वो इंटरनल स्टैटिस्टिक्स तो लेट देम शेयर द इंटरनल स्टैटिस्टिक्स क्या हो रहा है करके, लेट देम से कि इट इज बीइंग डन. झगड़े साहब, एक सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये है कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है उसका प्रिंसिपल ये है कि जो जजमेंट अपनी फेवर में चाहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है. तो मैं जा रहा हूँ कोर्ट को, मैं अप्रोच कर रहा हूँ कोर्ट को, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे है ये एस्टैब्लिश करना प्राइमा फेसाई कि नहीं हो रहा है आज. तो मेरे पास पूरे डिपार्टमेंट के स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए, केवल 2 क्वाज़ी जुडिशियल पब्लिक बॉडी का भी होगा तो भी चलेगा, और केवल 2 होगा तो भी चलेगा. सम एविडेंस. सुनील भाई वही तो झगड़े साहब कह रहे थे कि अगर आप चीफ सेक्रेटरी को लिखे आरटीआई डाले तो शायद इसका जवाब मिल सकता है कि कहाँ कहाँ शुरू है और कहाँ नहीं है. क्यों झगड़े साहब यही है ना? यही है. और मुझे सिर्फ कहने का अगर देना ही है तो हम ऐसा ब्लैंक स्टेटमेंट कर भी सकते हैं कि ऑल सबसे ज्यादा क्वाज़ी जुडिशियल कहाँ होते हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होते हैं, एट तहसीलदार लेवल, डेप्यूटी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर एंड एडिशनल कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू यहाँ होते हैं. तो हमने डायरेक्टली स्टेटमेंट कर दिया यहाँ नहीं हो रहे करके, 0 हो रहे करके. तो उनको कहने दो कि 0 नहीं हो रहे, 5 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं. हम तो बोलेंगे कि 0 हो रहा है. एंड फैक्ट इज दैट ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 हो रहा है. ये मैं बोलता हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ आपके फील्ड की, जो मैं भी थोड़ा सा टैप रखता हूँ क्या हो रहा है करके. तो ये नहीं हो रहा है. तो हम बोलेंगे कि नहीं, नॉट इवन मोर देन 2% टू बी ऑन सेफ हो रहा है कि हमारे पास है, इंफॉर्मेशन है. तो अभी सभी पूरे अभी क्वाज़ी जुडिशियल कितने हैं? देयर आर मोर देन अबाउट 350 तहसीलदार्स. अभी 350 तहसीलदार से हम थोड़े मांगेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारा नहीं हो रहा है करके. और जो डेप्यूटी कलेक्टर्स है तो इनका ऐसा स्टेटमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम अथॉरिटेटिव टेलिंग यू कि क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट आर नॉट हैपनिंग ऑनलाइन. झगड़े साहब को काफी नॉलेज है, बहुत मतलब इसमें काफी सालों से है, और ये इतनी सारी बॉडीज के आपने जो नाम दिए काफी मेरा भी नॉलेज बढ़ा उसको. मैं चाहता हूँ कोर्ट में जब चाहे तो एक ही होगा तो बाकी एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे हम. एक तहसीलदार नहीं कर रहा तो हम कह रहे सारे नहीं कर रहे, पर एक का लेके जाना कुछ तो मतलब. एक का तो मैं दे दूंगा आपको, 1-2 दिन में दूंगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी से जाना है. लेकिन हमें थोड़ा टाइम भी लेना पड़ेगा. और भी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आरटीआई डाले और इसमें इंफॉर्मेशन मंगवाए. पीएमसी का तो मैं एफिडेविट कर दे सकता हूँ कि नहीं हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हम, आपकी बात सही है, हम एक अगले हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ शायद मोहम्मद भाई ने किया है, लेकिन मोहम्मद भाई आज आए नहीं, शायद उनका कुछ काम होगा, उन्होंने भी आरटीआई किया है. तो इसका जवाब लेकर हम आगे जाएंगे. और कोई कुछ कहना? Sorry, but the report is based on the information available on the websites of the CICs and SCICs, which are quasi judicial bodies, right? Or am I wrong? मैडम आप सही है, लेकिन एसआईसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, तो एसआईसी को गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता. हमें गवर्नमेंट की कोई एजेंसी चाहिए जिसके पास ये नहीं हो रहा है. But isn't the CIC a government agency? नहीं. State Information Commission and Central Information Commission are not? नहीं. Pardon? अरे नहीं मैडम, वो स्वायत्त संस्था, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो. शैलेश जी आप बोलिए जरा. They are autonomous independent organizations, so they are not considered part of the government. This confusion I had when I went as a commissioner also, and Bajaj Habibullah said, no, we are not government servants, we are an independent body. So that is true. I differ. But incidentally, Vinita, the state SIC is conducting video conferencing. How much I'm not very clear, but they are conducting video conferencing. So we cannot say that they are not conducting video conferencing. Most other bodies are not conducting any video conferencing, which is where we'll have to figure out. The state SIC is conducting video conference hearings right now. ठीक है. और मैं दत्तात्रेय दर्वे जी बोल रहे हैं कि मैं आरटीआई डाल रहा हूँ. सवाल ये नहीं कि एक आदमी डाल रहा है, हम सब लोग डालेंगे. लेकिन अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, कुछ लोगों ने हाथ भी ऊपर किया, लेकिन मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि हाथ ऊपर मत कीजिएगा. तो ये जब हाथ ऊपर, मेरी समझ में कुछ नहीं आता. कौन बोलना चाहता है वो जरा इसमें हैंड रेज करे, वो बटन दबाए तो मुझे पता चलेगा. और कौन बोलना चाहता है?
हेलो नरार्थ, हेलो। किसी को कुछ बोलना नहीं है तो मैं ये अभी शुरू करता हूँ कि अगर किसी का सवाल कुछ हो तो हम लेते हो, लेकिन हम आरटीआई डालते रहेंगे। सवाल किसी का कुछ है? हाँ दड़वी जी। हाँ दड़वी जी बोलिए। ये जो डिजिटल सिग्नेचरी रहती है, जहाँ जहाँ वो फेरफार करते हैं तलाठी और मंडल अधिकारी, वो डिजिटल सिग्नेचरी का मिसयूज हो रहा है कुछ तलाठी कार्यालय में। तो उसको हम लोग कैसा मतलब देखेंगे कि कैसा उनका डेटा मांगा सकते हैं, जैसा कि हर एक लैपटॉप का। क्या हो रहा है मिसयूज, बताइए हमें जरा प्लीज। हाँ नहीं, जैसा कि अभी वो डीआई जो डिजिटल सिग्नेचरी है वो शेयर की जाती है। समझो आप तलाठी है तो आप मेरे से कर रहे हो और वो मैं काम कर रहा हूँ और आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है 100%। तो मुझे यही पूछना है कि एक तो ये लैपटॉप गवर्नमेंट ने दिए हुए, जैसे जिलाधिकारी के थ्रू आए हैं लैपटॉप, तो हर एक लैपटॉप का एक मैक आईडी रहता है, मतलब उनकी एक आईडी रहती है। तो ये आईडी हम लोग मांग सकते हैं क्या, पहला क्वेश्चन मेरा ये। और ये लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग मांग सकते हैं क्या? तो क्या होगा कि समझो कि आपके लैपटॉप से अगर आप डीआईसी यूज करते हैं तो आपका मैक आईडी आएगा, और मेरी तरफ से करूंगा तो मेरा मैक आईडी आएगा। तो क्लियरली पता चल जाएगा कि एक एंट्री कहाँ से हुई है। तो आइदर ये डेटा कहाँ से होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये मैक आईडी मैं मंगा सकता हूँ क्या? तीसरा, मैं वो लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मंगा सकता हूँ, और किससे मंगा सकता हूँ? झगड़े साहब, इसमें आप पे से आपको ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हो रहा है। कल भी मैं किसी आधार केंद्र में गया था तो कोई और वो यूज कर रहा था, और जो जिसका आईडी है, जो जिसको लॉगिन करना है, वो आकर थंब लगा कि हर एक बार वो जाता था। मतलब काम किसी और का था और कर कोई और रहा था। झगड़े सर। नहीं, इसमें ऐसा है कि जो दलवी जी ने बात पूछी है कि मैं इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ 100%। आप जो कॉन्फ़िगरेशन मांगना है उसका कहाँ से किया है वो 100% मांग सकते हैं। दे कैन नॉट होल्ड इट बैक अंडर आरटीआई। इट इज जस्ट दे हैव टू शेयर इट विद यू। ये तो उनको आपको देना ही है। दूसरी चीज मिसयूज जो है, तो मिसयूज के लिए समझो हमको ये करना पड़ेगा कि वो एक ही डेस्कटॉप होना जो है या कहाँ पे उसका लोकेशन है वो, कि इससे करना ये अगर तक नहीं होता है तब तक किसी बिल्डर के घर पे जाके हो सकता है, या और कोई आर्किटेक्ट के उधर हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है, यानी कुछ भी कर सकते हैं। और ये आज नहीं हो रहा है, ये तो पहले से ही, जैसे कि कुछ गांव में तलाठी ब्लैंक 7/12 के ऊपर सिग्नेचर करते थे, और उनका जो उनके नीचे काम करने वाला उनका प्राइवेट आदमी वो 7/12 भर के उसको दे देता था, या फिर ये सब चीजें वैसे है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो खिलौना है, मैं बार बार जो कहता हूँ, वो हाथ में दिया और हम उसके बारे में अभी कर रहे हैं कि खिलौना का ये जो व्हील नहीं चल रहा है, वो ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। अभी ये जो 7/12 जो आप जो बोल रहे संगणीकरण या कंप्यूटराइजेशन, वो सही में एक धूल फेंक है आपकी आंखों में किया हुआ है, सबसे बड़ी धूल फेंक है कि ये कहीं ना कहीं वो डिजिटल सिग्नेचर क्यों चाहिए उसको। अगर मेरा ये है तो मैं खुद अभी मैं मेरा बैंक अकाउंट मैं ऑपरेट करता हूँ और मैं सब मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ वो फंक्शन क्यों नहीं रखा है? वो क्यों, उसकी डिजिटल सिग्नेचर क्यों चाहिए? वो मेरा है, मैं करूंगा ना, मेरा 7/12 है, मेरा 7/12 के ऊपर मैं खुद को अगर चाहिए तो मैं ले लूंगा, वो मेरा चलेगा, मेरा ओटीपी आएगा, मेरा सब होगा। ये जो है कि ये ई गवर्नेंस नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटराइजेशन है। और जो उन्होंने जो बनाया है ये सब प्रोग्राम, वो सिर्फ कंट्रोल खुद के पास रखने के लिए। हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई मिसयूज कर रहा है कि क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है। जो टेक्नोलॉजी मार्केट में 10 साल से है बैंकिंग सेक्टर में, बैंक में भी समझो हजारों करोड़ के व्यवहार खुद करता है कस्टमर। तो फिर वो 5 लाख की जमीन के या 2 लाख की जमीन के व्यवहार वो कस्टमर, वो ओनर क्यों नहीं कर सकता है? या उसकी जो इन्फॉर्मेशन कम से कम वो 7/12 लेने के लिए तो एम्पावर्ड क्यों नहीं है? तो ये यहाँ से बात करनी चाहिए। तो फिर ये मिसयूज और ये सब चीजें तो हम बात की बात कर रहे हैं, ये ऐसा वो ठीक है आप कह रहे हैं तो उसको भी है, लेकिन उसके रूट के ऊपर जाना पड़ेगा। झगड़े साहब, आप क्या हमेशा की तरह मुझे रूट पर जाना पड़े, लेकिन मैं भी थोड़ा इसमें 7/12 इस पर काम करता हूँ। मुझे पहले तो जानना है कि जो दड़वी जी कह रहे थे वो एक्चुअली मिसयूज क्या है? दड़वी जी, मिसयूज मिसयूज ऐसा है, समझो एक मिनट में पूरी बात सुनिए। हो सकता है कि उसका लैपटॉप कोई और यूज कर रहा हो, ये आपको मिसयूज लगता हो, ये भी बात सही है। लेकिन
कोई आउटसोर्स कर रहा है अपना काम, वो करना नहीं चाहिए, इलीगल है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मिसयूज क्या है? नहीं, मिसयूज सर यही है कि ये क्या होता है, फेरफार में देखो हम लोग हरकत डाल सकते हैं, करेक्ट। तो क्या होता है, कोई बंदा जानबूझकर हरकत डाल देता है, समझो इन एक्सेस है। आपका लैपटॉप है, आप तलाठी हो। दड़वी जी, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इस पर ज्यादा इलाबोरेट कर दे कि यहाँ जितने भी बैठे हैं, हाँ, हाँ, उसमें से 90% लोगों को आप जो कुछ बोल रहे हैं हम्म। वो समझ में नहीं आ रहा है, मैं वो डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो आप हाँ। मुझे बताइए हरकत क्या होती है, ये 7/12 क्या होता है, हरकत क्यों डालते हैं और उसका मिसयूज कैसे होता है? थोड़ा एक 2-5 मिनट जाएंगे, मैं क्योंकि हाँ, सबको समझ, क्योंकि ये सिर्फ जमीन के बारे में नहीं, ये घर के बारे में भी हो सकता है, फ्लैट के बारे में भी हो सकता है। तो इसमें लोगों को इंटरेस्ट है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें उनको जरा थोड़ा ठीक से समझाना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि मैंने कौन सी भी जमीन अगर खरीदी कर लेता हूँ मैं, बराबर, तो उसके ऊपर मेरा नाम डालने के लिए मुझे कुछ एप्लीकेशंस करने पड़ते हैं, और वो एप्लीकेशंस करने के बाद वो वो उसकी नोंद जहाँ करते हैं उनको फेरफार बोलते हैं, करेक्ट। तो होता क्या है कि फेरफार करने होने से पहले ये लोग नोटिस इशू करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट या तलाठी पे, किसी के इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शंस है या नहीं है। तो उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्शंस है तो वो होल्ड किया जाता है। तो वो अगर ऑब्जेक्शन आया तो वो सालों साल चलता रहता है। तो कोई जानबूझ के उसके ऊपर ऑब्जेक्शन देता है, और बाद में वो ऑब्जेक्शन निकालने के लिए ये लोग कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है, करेक्ट। तो अभी पहले आप समझिए कि ऑनलाइन चीज क्या है। ऑनलाइन चीज ऐसी है कि हर एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे कि तलाठी है और मंडल अधिकारी को एक लैपटॉप दिया गया है, और उनको एक डिजिटल सिग्नेचरी दी जाए। जैसे हम लोग साइन करते हैं वैसे उनको एक डिजिटल सिग्नेचरी दी रही है। उद्देश्य ये है कि वही ऑथोराइज करे। लेकिन होता क्या है कि ये जो डिजिटल सिग्नेचरी है वो किसी और बंदे से शेयर की जाती है, और वो उसका मिसयूज करता है, करेक्ट। तो इस तरीके से वो काम चलता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर उसको लोकेट करना है तो क्या होता है, जो भी एंट्री होती है वो कहाँ तो सेव होना चाहिए। जैसे कि nic.in है, वहाँ अगर वो सेव होता है डेटा, और उसको हम लोग ये फ्रॉड कैसा बाहर ला सकते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। पहला चीज तो ये है कि हर एक पीसी, जैसा अपना मोबाइल है वैसा लैपटॉप का हर एक का आईडी अलग होता है। तो लैपटॉप का जो आईडी होता है उसको मैक आईडी बोलता है, और वो यूनिक रहता है, हर एक लैपटॉप का अलग है। तो मेरा कहना है जहाँ ये डेटा सेव होता है, अगर वो मैक आईडी मतलब वो लैपटॉप का आइडेंटिफिकेशन सेव होता है, तो पता चलेगा भाई ये तलाठी का जो लैपटॉप है वही सेव हुआ है। अगर ये कई और बंदे का मैक आईडी सेव होता है तो इसका क्लियर मतलब है ये किसी और लैपटॉप से होता है। तो ये नेक्सस या फ्रॉड है, हम लोग इजीली बाहर ला सकते हैं, वही यही मुझे कहना है। ठीक है, दत्तात्रेय देव जी, मेरी बात तो, आपकी बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन और किसी को कितनी समझ में आई? कोई बोलेगा भी? मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें बोलेगा, लेकिन फिर भी पूछते हैं सबसे, किसी को इस पर या किसी और सब्जेक्ट पर कुछ बोलना है? तवेकर जी बोलिए, बोलिए। आप अब अपने आप को अनम्यूट कर दिए, और मैंने कई बार कहा है कि आप हाथ ऊपर मत कीजिए, क्योंकि कई बार दिखाई नहीं देता। बोलिए तवेकर जी। आवाज येतोय ना? ये तो ये जो दळवी साहब ने बोला है कि मैंने अगर किसी आदमी ने एक जमीन परचेस किया तो उसका परचेसर का नाम वहां रिकॉर्ड करने के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। लेकिन रेवेन्यू एक्ट में सभी सभी ये जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनके ऊपर बाइंडिंग है कि वो तहसीलदार और वो विलेज का जो तलाठी है उसको इन्फॉर्म करे ऑन रिकॉर्ड। पिछले महीने में जितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो इन्फॉर्म करेंगे, और उसके ऊपर तलाठी और तहसीलदार नए आदमी का नाम रिकॉर्ड करेंगे। ये कानून की प्रोसीजर है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। इसके ऊपर हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? तवेकर साहब, आपने जो बात की है, फिर से मैं सबसे पूछूंगा कि किसी को और कुछ बोलना है? अगर कोई भी आपकी, देखो, आपकी शंका शायद आपको लगेगा ये बहुत ही प्राइमरी है या कुछ भी, प्राइमरी भी रहेगी तो भी पूछेगा, तो ये सारा मामला आपकी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को पूछना है, मुझे पता है, लेकिन कैसे पूछे इस पर हम लोग अड़े हुए हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है? आवाज, इलिदा जी। नहीं,
actually, I didn't understand. Lekin, when your name is in that Sadbhai Bara document, why is it that he's saying that for months to somebody puts an objection and then for months together his name does not come into that into that land record? So that is what I have not understood. How does anybody raise an objection as soon as your name comes in that record? That's what I have understood and got confused. हमें बहुत सारे प्रोग्राम लेने पड़ेंगे, लेकिन छोटा सा बता दो, समझो आपने एक खेत कहीं से तो भी, और मैंने आपको उस पर नाम आपका लगाना है, और मैंने ऑब्जेक्शन लिया कि विनीता जी ने ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड किया है, इस पर मेरा भी अधिकार है, ले लिया मैंने ऑब्जेक्शन, मेरा एक्चुअली ये हो गया है, एक्चुअली वहाँ अधिकार है या नहीं, बात अलग है, लेकिन ऑब्जेक्शन तो हो गया, उसी सुनवाई होगी, वो ऑब्जेक्शन रेज होगा, उसको कोई निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये प्रोसीजर सालों तक चलती रहती है, और इसमें बहुत सारा पैसा है, आप जमीनों में कितना पैसा है, ऐसे कंप्यूटर पर बैठकर समझ में नहीं आएगा, तो ये दिक्कत होती है। और जो पुणे में बता रहा हूँ, अभी फिर से मैं इसमें रहा, पुणे में ये जो प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग सिर्फ पुणे के सारे एजुकेटेड, सारे वकील, सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टर्स, मेरे पास जो आंकड़ा है वो 1 लाख लोग हैं जो प्लॉटिंग के स्कीम में फंसे हुए हैं, आज ही आ जाएंगे दोपहर को मेरे पास। माय गॉड, 1 लाख, उनके पास इतना बड़ा गट्टा तो है कि अपनी जमीन हमने खरीद ली, लेकिन अगर उसको आप पूछेंगे आपकी जमीन कहाँ है, तो नहीं, यही कहीं तो भी है। ये सिर्फ पुणे के 1 लाख की बात करो भाई, और वो भी 3 पेट, सदाशिव नारायण कोथरूड। Yes. So what is the use of then the online Sadbara documents and all that gas that the government tells us? आप सब बात कर दूं तो मेरे बाद मैं झगड़े से बोलूंगा, ये सिर्फ पैसे खाने का और एक तरीका है, लोगों को ब्लैकमेल करने का और एक तरीका है, झगड़े जी। Yes. इसमें है कि आज प्रहलाद कचरे जी शायद नहीं है, तो है क्या वो? नहीं है। अच्छा, नहीं है, तो उनको मालूम है, क्योंकि वो पूरे लाइफ उन्होंने इसमें काम किया। मैं तो सिर्फ कलेक्टर 4 साल काम किया हूँ, मेरा तो ट्रेनिंग भी नहीं हुआ रेवेन्यू लॉ में। तो रेवेन्यू लॉ जैसा वर्स्ट लॉ मैंने देखा नहीं है, यानी ऐसा लॉ है कि कोई भी कुछ भी उसका इंटरप्रिटेशन कर सके, ऐसा रखा है। अभी मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो इसमें लल्लू जी ने कहा है कि उसमें अगर वो कोई दूसरा करता है, तो अभी दूसरा क्यों करे, तो वो जो डिजिटल सिग्नेचर है वो तलाठी दिया है ना, तो तलाठी का और उसका नेक्सस है, तो इसमें तलाठी अगर वो देता है तो फिर क्या है, अभी समझो तलाठी ने उसको नहीं दिया, खुद किया और खुद वैसा सब किया, ऑब्जेक्शन डाला। अभी तक ये बड़ी इंडस्ट्री है, ऑब्जेक्शन डालना ये बड़ी इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री वो एक्चुअली चलाते हैं कि इंडस्ट्री में किसी ऑब्जेक्शन डालने का, और ये सब ये कुछ इससे ये जो डिजिटल से उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मेरा कहना है कि, और इसके ऊपर मेरी किताब जब आएगी, कि मैं ऐसा थ्योरेटिकल नहीं आएगा, उसमें एक्चुअल एग्जांपल्स आएंगे कि ये पूरा फ्रॉड गए 70 साल 80 साल कैसा चल रहा है महाराष्ट्र में, वो कि ये सब। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम जब मार्केट में खरीदने के लिए अच्छी है या नहीं है, ये है वो है, प्रॉपर्टी ये सातवार के बारे में कोई कुछ पूछता नहीं कि क्या है, कैसे होता है। आप जैसे बोल रहे साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ये कभी पूछते ही नहीं इसमें क्या है करके, ऐसा क्यों क्या हो रहा है। अभी जब ये आप रजिस्ट्रेशन करते हैं कोई प्रॉपर्टी का और तलाठी के पास इंफॉर्मेशन जाती है, उसको इंडेक्स 2 बोलते हैं। आजकल कोई ऑनलाइन में जाने का उनका चल रहा है, भी कितना होता है मालूम नहीं। वहां जाने के बाद फिर तलाठी ने उसके ऊपर वो नोंद करना है कि वो इसने ये जमीन खरीदी है, तो उसके वो जब इंडेक्स 2 जाता है, वो रिकॉर्ड में लाने के लिए मंथ्स लगाते हैं कि वो रिकॉर्ड में लाना ही नहीं है कि वो आया है करके। अगर उनका कुछ वो हुआ, मेलजोल हो गया, तो फिर रिकॉर्ड में लाते हैं। रिकॉर्ड में लाने के लिए 7/12 में एंट्री करने के लिए अगर मेलजोल हुआ तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वो कोई किसी को तो बोलते कि आप तकरार करो, और वो तकरार रजिस्टर चलेगा, फिर वो सर्कल के पास जाएगा। तो ये दिस इज फॉल्ट इन द लॉ। बेसिकली दिस इज बीइंग अलाउड फॉर say so many years, about 100-150 years ये सब चल रहा है। मैंने जब मैं कलेक्टर था 2003-4 में एक प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा था, जस्ट 2 पेज का वो नोट है, और उसमें वो नोट में ऐसा है कि वे पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई रहेगा ही नहीं है, ये सब प्रॉब्लम पूरी चली जाएंगी, जीरो हो जाएगी, और करप्शन भी इट विल ऑलमोस्ट गो टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ 90% ऑफ करप्शन।
लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर पब्लिकली भी मैंने किया हूँ। आई हैव रिटन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो। आई हैड प्रेजेंटेड अ केस टू इन मसूरी एकेडमी। ये सब है, लेकिन ये क्या है कि ये चीज ऐसी है कि इट्स वेरी निग्लेक्टेड, ये सब चीजें है। तो ये तो होते रहे, यानी भी आप डिजिटल सिग्नेचर को दिया, अभी समझो नहीं दिया तो तलट गया। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये बॉम्बे या और कैसे थे जो प्लॉट्स लिए थे, वो प्लॉट और किसी को बेच डाले तलटे ने, वो लोगों को मालूम ही नहीं है। तो ये सब चलते रहता है। और अभी पुणे में कुमार जी को मालूम है कि एक बिल्डर ने कोई जो फार्मर्स थे उनके नाम के ऊपर 300-400 करोड़ लोन लिया था और उनको मालूम ही नहीं है। जब वो गए देखने के लिए तो इतर हक में उनका आया था कि बोझा करके बैंक का, वो बहुत सारी चीजें उसमें, और फिर उनको अरेस्ट किया गया था, वो सब चीजें है। लेकिन ये क्यों होता है मैं बोलता हूँ, मैं क्यों, अभी लास्ट में मुझे बोलना है, वो सिर्फ ऑफिशियल मशीनरी ये सब चलाती है, इसमें लोगों का कोई दोष नहीं। ये ऑफिशियल मशीनरी जो चलाती है वो ये सब है। विनीता जी, आपने इस पर लिखा था सवाल बहुत सारे लोगों के, इसमें मेरा ही एक किस्सा बहुत सारे लोगों ने लिखा था। मैं आपको बता दूं कि जब हमारी सोसाइटी की जमीनें किसी बिल्डर ने ले ली, उसका नाम भी उस पर आ गया। अभी ठीक है, वो कोर्ट में 4 साल से कोर्ट में लड़ रहा हूं मैं, क्योंकि वो एफआईआर क्वेश्चन के लिए गया है। जमीन हमारी, सोसाइटी हमारी, लेकिन हो गया उसका खरीदी खत हो गया, उसके 7/12 पर नाम भरा गया। दूसरी बात बता दूं कि मेरे गांव में जमीन है जहां हमने इरिगेशन का वाटर लिया है। हमारा तो हर साल पैसा चला जाता है, वो जो हमारा गन्ना आता है उसमें से। लेकिन आज मेरी जमीन पर भू विकास बैंक का नाम चढ़ गया है। मैं तो ठीक है, मैं अब मुझे पता है वो कैसे निकाला, मैं निकाल लूंगा। लेकिन आज 55,000 स्क्वायर फुट भू विकास बैंक का नाम आ गया है। आपको बता दूं कि पुणे के पास रेहे नाम का गांव है, पुणे के पास ही। वहां उस गांव में इतनी जमीन बेची गई है, उतनी शायद महाराष्ट्र में भी ना होगी। और ये सबको पता है। ये जैसे जगड़े साहब ने कहा, ये ऑफिसर्स और ये जो बहुत बड़ा नेक्सस है, वो खुद ही आपको, हमें लगता है कि हम अगर ऑफिसर के पास कंप्लेंट करते थे तो आप, हमें लगता है कि ऑफिसर उस पर सुनवाई कर रहा है। नहीं, वो उसमें देखता है कि उसको उस तरीके से किसी को बेच के या किसी के साथ व्यवहार करके उसमें उसको कैसे ज्यादा फायदा हो जाए। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और खास कर ये इंडस्ट्री पुणे, नासिक, ठाणे और बम्बई में बहुत जोरों पर है। तो इस पर अभी So every first Sunday you should have only this issue. अगर मैं दूसरी बात बताऊंगा तो आप बोलेंगे हर संडे आपको यही इश्यू होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इश्यू है। जो ब्यूरोक्रेसी, जो झगड़े साहब बोलते हैं, हमें भी लोग हम पर बहुत इल्जाम लगाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पर क्यों बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी ही इसमें कल्प्रिट है। ब्यूरोक्रेसी को पता होता है कि अगर ठीक से काम किया जाए तो ये सारी चीजें 2 हफ्ते में पूरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, ये जो कंप्लेंट्स है वगैरह वगैरह। लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके साथ ये सारे माफिया जुड़े हुए हैं। हमें लगता है कि हमारा काम हो रहा है, लेकिन वो हमारा काम नहीं करते। हमारी कंप्लेंट उनको अपॉर्चुनिटी लगती है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। आज हमारा विषय था टेक्नोलॉजी पर, इंडस्ट्रियल सॉरी गवर्नमेंट ई गवर्नेंस पॉलिसी पर, लेकिन हम कहीं भाग गए अभी। लेकिन ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ी झगड़े साहब, मुझे आपको इसमें लाना है, आखिरी 2-3 मिनट में करते हैं। इसके लिए, इसी चीज को रोकने के लिए टाइटल एक्ट नाम का एक लॉ आने वाला था। सेंटर में वो आ भी गया, मतलब कई राजस्थान वगैरह हो गया। महाराष्ट्र की वो जो लॉ की पॉलिसी है, लॉ का ड्राफ्ट है, वो मेरे पास है। लेकिन बाद में जब मैंने मंत्रालय को पूछा तो उसमें होने वाला ये था कि हर एक प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी किसकी है, वो उसके किसकी वो प्रॉपर्टी है, उसका वो पूरा एक एजेंसी तय करने वाली थी। अगर उसमें और कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका पॉलिसी भी निकलने वाली थी। मेरे पास महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसी का ड्राफ्ट है, आज भी है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आज वो ड्राफ्ट नहीं है। आप बताइए ऐसा क्यों हो गया? इसमें ऐसा है कि मैंने जो आपको बताया कि मैंने 2003-4 में कलेक्टर जब था तो जो गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था कि ये सब चीजें बंद करने के लिए क्या करना चाहिए थे, उसका ही ये जो राइट टू टाइटल, यानी मेरी जमीन है, मेरी है, राइट टू टाइटल। अभी आजकल टाइटल नहीं है। 7/12 क्या बोलता है कि
ये जमीन किसी से उसका सिर्फ सारा यानी टैक्स किसको वसूल करना है, हल्की किसी भी रहे, किसी की कब्जे में रहे तो उसका वसूल कैसा करना है वो है। तो ये कानून बहुत अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, कानून अच्छा नहीं है, कंसेप्ट अच्छा है। वो इंट्रोड्यूस भी हो गया असेंबली में, लेकिन वो अभी पास नहीं हुआ है क्योंकि उसके ऊपर डिस्कस, क्यों पास नहीं हो रहा है तो बिकॉज ऑफ कि लोगों को लगता नहीं कि वो पास नहीं होना चाहिए। लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ड्राफ्ट आल्सो। ये क्या है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं किया हुआ ड्राफ्ट की, यहां तक जाने का है और सिर्फ सब कंट्रोल्स हमारे हाथ में। मेरा जो कंसेप्ट था कि सब कंट्रोल मालिक के हाथ में होना चाहिए। ये फिर से लेके वो कहां से, अभी समझो मैंने शेयर खरीदे हैं तो मैं मेरे शेयर बेचना या रखना है मेरे क्या है, 200 करोड़ के मेरे शेयर्स है या 2 रुपए के शेयर्स है, मैं क्या कंट्रोल करता हूँ। उसमें कोई बीच में आता नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं, वो सेबी वगैरह सब देते हैं क्या हो रहा है। तो ये ऐसा कानून क्यों नहीं, यहाँ पे फिर से क्या उन्होंने बताया है कि कंट्रोल करने वाला कोई तो है उधर वैसा और वो सब करेगा। तो मुझे लगता है कि नॉनदलेस वो टाइटल जो बना है कानून, कम से कम वो तो आए, ये मैं करता हूँ। लेकिन फिर से वो रुक गया है, इंट्रोड्यूस हो गया है, ये कानून असेंबली में इंट्रोड्यूस हो गया है। लेकिन उसका ड्राफ्ट अभी मंत्रालय में नहीं है क्योंकि मैंने आरटीआई डाला था। मेरे पास ड्राफ्ट है, किसी ने मुझे भेजा था, मेरे पास है, लेकिन वो आजकल मंत्रालय में नहीं है। शायद असेंबली के वेबसाइट के ऊपर मिलेगा क्योंकि जो भी बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके ड्राफ्ट उनके वेबसाइट पे होते हैं। अगर चाहिए तो मैं भी ट्राई करता हूँ आपको देने के लिए। है वो पब्लिक डोमेन में तो रखना ही चाहिए, अगर नहीं रखा है तो उन्होंने अभी रखना चाहिए पब्लिक डोमेन में, क्योंकि उसके ऊपर लोगों को कोई सुझाव देने हैं ये तो फिर वो आना चाहिए। अगर असेंबली की वेबसाइट पर है तो झगड़े साहब मैं खुद कोशिश करूंगा कि ये लॉ जल्दी से जल्दी आ जाए। कितना कारगर होगा, कितना उसका फायदा होगा, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन इसमें होना चाहिए, लोगों को अपने फ्लैट के बारे में, अपनी जमीन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और जानकारी लेना भी नहीं चाहते। कल ही मेरे पास एक आया थे, किसी बिल्डर से उन्होंने प्लॉट लिया है। मैंने पूछा इसका सर्च रिपोर्ट लिया क्या? हाँ ले लिया। तो किसने लिया? नहीं, बिल्डर ने हमें वकील दिया था। तो क्या सर्च अभी 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 एक आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं आप पर्सनली, क्योंकि आपके जो बहुत क्लोज ऑफिसर है वो अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं, तो उनके हाथ में ये कानून जल्दी लगाने के लिए तो आप थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा सा आप सजेस्ट कीजिए कि जल्दी से जल्दी कानून लाएं। कि मेरे कौन दोस्त है मुझे पता नहीं है, आपने बोला अच्छा लगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि वहां मेरे जिनके पास भी रिलेशन है और गवर्नमेंट के पास भी हम जरूर कोशिश करेंगे कि ये टाइटल लॉ जो है वो आ जाए। आज हम किसी और पर शुरुआत की थी, लेकिन अच्छी बात है सबके नजदीक का प्रॉब्लम, लेकिन किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं। उस प्रॉब्लम पर हम आज थोड़ा सा भटक गए नहीं कहूंगा, लेकिन उस पर हमने चर्चा कर दी। अगले काम हमें ये करना है कि जो ऑनलाइन हियरिंग चालू है उसकी इंफॉर्मेशन आरटीआई से मंगवानी है, उसकी हम कोशिश करेंगे। और इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन है वो डालने के लिए हम कोशिश करेंगे। आज यही रुकते हैं, अगले संडे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।